नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IPM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ के पॉडकास्ट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ। भारत सरकार निजीकरण की ओर जा रही है और निजीकरण का के कारण काफ़ी जो कर्मचारी है वो परेशान हैं, क्योंकि एक कारण है निजीकरण से फायदा किसको होगा, ये भी एक संशोधन का विषय है। आज हमारे इस स्टूडियो में मैं बताना चाहूँगा IDBI एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो रत्नाकर वानखेड़े जी जो है महासचिव, वो हमारे स्टूडियो में आए हैं। हम उनके साथ जो IDBI बैंक जो है जिसका निजीकरण करने का प्रयत्न केंद्र सरकार कर रही है, वो हमारे साथ में हैं और उसी विषय को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। सर, आपका सबसे पहले इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एक और देखा जा रहा है कि रेलवे रहे या कोई भी रहे, केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, उसको निजीकरण करने का प्रयत्न भारत सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। क्या बताना चाहोगे? हम सबको पता है कि इस सरकार के जो पूर्वज है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, फिर भी उन्होंने स्वतंत्रता के पूर्व एक 1925 में किताब लिखी है और उस किताब के अंदर उन्होंने ये लिखा है कि अगर किसी देश पे राज करना है तो उस देश की पूरी पावर अपने हाथ में लेना है तो इकोनॉमी हमारे हाथ में होना चाहिए। और उन्होंने उस किताब में लिखा हुआ है कि इस देश का पूरा पैसा चंद लोगों के हाथ में, 4-5 चंद लोगों के हाथ में होना चाहिए। गरीब लोगों के पास ये पैसा नहीं जाना चाहिए, ये सुविधा नहीं जाना चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए ये गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि सरकार चलाती है, जिससे कि इसके पूर्वजों ने, पूर्ववर्ती सरकारों ने बड़े खून पसीने से इकट्ठा किया है। उनका कहने का मतलब था कि अगर इस देश के अंदर वित्तीय संस्था होगी, रेलवे होगा, एयरपोर्ट होगा, वो देश के काबू में होना चाहिए, किसी इंडिविजुअल के अधिकार में नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस सही मायने में अगर देश के पास अगर होगा तभी जाके गरीब से गरीब लोगों को इसका फायदा मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यही एक वजह है, ये सरकार चाहती है कि जितनी भी संस्था है वो चंद अमीरों के हाथ में, चंद धनवानों के हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए वो प्राइवेट करना चाहते हैं। सर, ये एक बात आपने बहुत अच्छी कही है, लेकिन ये पूंजीपतियों के पास में अगर निजीकरण किया जाता है अगर सरकारी संस्थाओं का, तो उसका क्या नुकसान हो सकता है देश में? आपने बिल्कुल सही कहा लोनारे साहब। देखिए, ये अगर संस्थाएं सरकार के पास रहेगी तो इस देश के अंदर वंचित है, गरीब है, काश्तकार है, छोटे मोटे उद्योग धंधे वाले हैं, इसकी सुविधाएं उनको मिलेगी, उनके पास पैसा जाएगा। और ये सरकार चाहती है कि ये ना हो। ये सरकार चाहती है कि ये सभी पैसा उन धन्ना सेठों के पास जाना चाहिए जो कि इनको पाठिंबा देते हैं, जो कि इनका कहा मानते हैं। आप लोगों ने तो काफ़ी जगह पर देखा होगा कि ये जो धन्ना सेठ है ये उनको पीछे से कैसा वित्तीय पुरवठा करते हैं, और इसीलिए वो चाहते हैं कि ये इसका फायदा गरीब जनता को नहीं मिलना चाहिए। आपको मैं एक साधारण एग्जांपल देना चाहता हूँ। ये धन्ना सेठों की जब सभी बैंक धन्ना सेठ के हाथों में थी, तब इसका कर्जा कभी भी अपने काश्तकारों को नहीं मिला, छोटे मोटे उद्योग धंधे वालों को नहीं मिला। अगर आप और भी आगे जाके देखेंगे, आज जब 1969 में इंदिरा गांधी ने इस राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उस टाइम पर से लेके आज तक इस देश में सही मायने में बैंकिंग एकदम लास्ट आदमी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और अभी भी इतनी लोक संख्या हमारी है कि अभी भी और भी हमको बैंकिंग की ज़रूरत है। आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा मैं कि इस देश के अंदर जो प्राइवेट बैंक है, चाहे ICICI हो, चाहे अपना HDFC हो, ये बैंक कभी भी सरकार की योजनाएं लागू नहीं करती। आप लोगों ने डिमोनेटाइजेशन में देखा होगा कि डिमोनेटाइजेशन
कंप्लीट करने के लिए बैंकिंग में रात रात भर बैंकिंग ओपन रहा और लोगों को पैसा दिया गया। तो इसीलिए और इस गवर्नमेंट की जितनी भी योजना है, चाहे जनधन योजना हो, अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन योजना हो, ऐसी बहुत सी योजनाएं, मुद्रा योजना है, इसी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। इसके अंदर कोई भी प्राइवेट बैंक हाथ नहीं डालता। उसको पूरा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक ही आगे आती है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन करके किसी भी आम आदमी का, कॉमन आदमी का, वंचित लोगों का भला नहीं होगा। इसके अंदर भला उन्हीं का होगा जो धन्ना सेठ है। नहीं, आपने कहा कि भला उनका ही होगा अगर निजीकरण अगर करते हैं, तो भला उन्हीं का होगा जो पूंजीपति है। यस। तो क्या हमने ये लोकशाही मार्ग से सरकार को चुन के दिया है और फिर से एक बार यानी हैट्रिक मोदी जी को हमने चुन के दिया है। इसके पहले जो थी वो मनमोहन सिंह की सरकार थी। यस। मनमोहन सिंह के सरकार में वो खुद ही अर्थ मंत्री थे। तो उनके सरकार में जो थी देश की अर्थव्यवस्था मध्यम मार्ग से चल रही थी। क्या लगता आपको? बिल्कुल आपने सही कहा। मनमोहन सिंह हमारे देश के सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं थे। 1991 में उन्होंने जब अर्थ मंत्री का पद संभाला था पीवी नरसिम्हा राव जी के ज़माने में, तो उस टाइम पर देश की परिस्थिति डामाडोल थी, लेकिन उन्होंने आर्थिक विकास इस ढंग से किया जिसके अंदर कि कॉमन लोगों को उसका फायदा हो। उनका इन लोगों की तरह सोचना नहीं था कि पूंजीपतियों के हाथ में होना चाहिए। उनका कहना था कि यस, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, अगर पूरे विश्व में है तो हमारे यहाँ पर भी होगा, लेकिन उसका बीच का रास्ता होना चाहिए जिसके अंदर कि कॉमन लोगों को भी फायदा मिले और बाकी जो इंटाइटीज है उसको भी फायदा मिले। लेकिन इस गवर्नमेंट का ऐसा सोच नहीं है। इस गवर्नमेंट का सोच ये है कि अगर ये सरकारी संस्था रहेगी तो कॉमन लोगों को इसका फायदा होगा। वो ये लोग नहीं चाहते कि कॉमन लोगों को इसका फायदा मिले। नहीं, आपने कहा कि अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये सरकार जो है यानी मोदी सरकार जो है वो ये नहीं चाहती कि कॉमन लोगों को उसका फायदा हो, ऐसे आप कह रहे हो। किस बेस पे आप कह रहे हो? देखिए सर, इसका बेस तो वेरी क्लियर है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर प्राइवेट होती है तो कॉमन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, प्राइवेट करने की वजह क्या है इनके पास? क्योंकि ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं या इनके मन के अंदर पीछे बैक टर्न में उसके माइंड में कुछ है कि वो इनको प्राइवेट अपने फायदे के लिए करना चाहते हैं। कॉमन लोगों के फायदे के लिए प्राइवेटाइजेशन कभी भी हो नहीं सकता। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इनके ही गवर्नमेंट में जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिसे ये अपना पिता समान मानते, हम भी मानते अटल जी को, उनके गवर्नमेंट के अंदर ही जिनको वो अपने पूजनीय मानते, उनके गवर्नमेंट, अटल जी के गवर्नमेंट के अंदर ही हमारे जसवंत सिंह तब के वित्त मंत्री हुआ करते थे। बराबर। और जसवंत सिंह साहब ने उस टाइम पर ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर ये क्लियर कट बताया है कि आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन कभी भी नहीं होगा। इन द सेंस हम आईडीबीआई के बारे में ही नहीं कहेंगे। यस, हम ऑल ओवर इंडिया में जो सरकारी संस्थाएं जो है यस, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सरकारी संस्थाएं जो है उनसे जो संस्था है उनसे यानी कॉमन मैन को उसका फायदा होता है। बराबर है। आज अगर निजीकरण उसका अगर किया जाता है तो क्या नुकसान हो सकता है, ये मेरा सवाल है। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि इस सरकार की ओर से एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन किया गया। बराबर। इस सरकार की तरफ से ऑयल कंपनीज का प्राइवेटाइजेशन किया गया। इस सरकार के तरफ से एमटीएनएल, बीएसएनएल, इन लोगों को भी उन्होंने प्राइवेट किया गया। अभी सपोज करो एक बात कि अगर एमटीएनएल और बीएसएनएल
प्राइवेट होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? कॉमन लोगों को होगा। फायदा किसको होगा? बड़े उद्योगपतियों को। सीधा सा एक उदाहरण है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल, इनका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्होंने अंबानी को, मुकेश अंबानी की जो जियो कंपनी थी, उसको दिया। और उस टाइम पर खुद हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जियो का एक प्रकार से प्रचार किया। जो बीएसएनएल इस पृथ्वी से चांद तक अगर उसका कम्युनिकेशन है, तो क्या हमारे इंडिया के अंदर उसका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता? लेकिन उसको विक करके ये जो वो जियो ने फ्री में दिया था, जियो में स्टार्टिंग में फ्री में दिया, बराबर। और आज अगर आप देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द बीएसएनएल, एमटीएनएल एंड जियो, काफी डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। बीएसएनएल और जियो देखे या कोई आईडीबीआई, नहीं, जियो देखे, एयरटेल, आईडीआई देखे या एयरटेल देखे, उसमें बहुत अंतर है। तो उसको पीछे रखने का कारण ही वो है। यस। तो इसी तरीके से अगर आप एयर इंडिया देखेंगे, तो एयर इंडिया के अंदर भी उन्होंने जिस ढंग से इसका प्राइवेटाइजेशन किया। प्राइवेटाइजेशन क्यों करते हैं? जब तक गवर्नमेंट की संस्थाएं होगी तब यहाँ के यूथ को, जो यहाँ का अच्छा पढ़ा लिखा यूथ है, अगर आप देखेंगे तो एमबीए और डबल ग्रेजुएट और बड़े बड़े डिग्री लिए हुए लोग, टेक्निकली वो लोग एक ट्यून के लिए अपना एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं और जॉब के लिए। लेकिन अगर प्राइवेट होता है तो इनको जॉब मिलेगा नहीं। अगर जितनी सरकारी संस्थाएं होगी उतने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसके साथ साथ हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है, संविधान में कि वंचित वर्गों के लिए एक रिजर्वेशन पॉलिसी है। लेकिन देखा जा रहा है संविधान में जो एक प्रावधान किया है, हाँ, उसमें ऐसे देखा जा रहा है कि अभी देखिए आईएएस के लिए एग्जाम देना पड़ता है, यस, यूपीएससी के लिए एग्जाम देना पड़ता है, लेकिन केंद्र सरकार डायरेक्ट नियुक्त कर रहा है। इस पे आपकी क्या राय? मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है, इस देश की जनता ने इस सरकार को इसलिए चुना था कि कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, हमारा लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें होगी, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आज के दिनों में आप अगर देख रहे हैं, आप देखेंगे तो इतना ज़रूर है कि ये सरकार जो है संविधान की धज्जियां उड़ा के अपने मन मर्जी से जो लोगों को उनके फेवर में काम करते हैं, उन लोगों को वो बड़े बड़े पोस्ट पर बैठाना चाहते हैं। अगर आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या हो रहा है, बराबर, आपको पता होगा कि कितने ही आईएएस, मुझे लगता है कि 425 आईएएस की जगह पर इन्होंने उनके मर्जी के लोगों को, जिसके अंदर की हमारे पार्लियामेंट के जो सभापति है, उनकी दोनों लड़कियां, उनको आईएएस का दर्जे का उन्होंने पोस्ट दिया, विदाउट एनी सिलेक्शन, विदाउट एनी एग्जाम। ये क्या है? इसका मतलब है कि हम सरकार में है तो हम अपनी मनमर्जी करेंगे। नहीं, देखिए, देश संविधान के मार्ग से चलना चाहिए। हम जब, यानी खासदार जब चुन के आता है तो संविधान का शपथ लेता है। यस। जब जो संविधान की शपथ लेके लोकशाही मार्ग से जब चुन के आता है तो लोकशाही मार्ग से ही देश चलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अभी नहीं चल रहा है, निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। करेक्ट, मानते हैं इस बात को? यस। जब निजीकरण की ओर बढ़ रहा है तो उसका सरासर जो नुकसान है वो जो हमारे युवा है, जो उच्च शिक्षित युवा है, उनको हो रहा है। क्या बताओगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर जितने भी युवा लोग हैं, युवा वर्ग है, इन्होंने इस सरकार को इसीलिए चुन के भेजा था कि हम लोगों को रोजगार मिलेगा, इसीलिए चुन के भेजा था कि हमारा फ्यूचर एक मजबूत फ्यूचर होगा। लेकिन अभी आजकल हम देखते हैं युवाओं को सिर्फ धर्म के नाम पर, युवाओं को सिर्फ 4 GB डाटा के नाम पर, युवाओं को मंदिर मस्जिद के नाम पर
आपस में लड़ाया जा रहा है, इतना बड़ा कुंभ हुआ। आप लोगों ने, हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं है, जरूर करिए, लेकिन वो उसके साथ साथ हमारे युवाओं का फ्यूचर भी कैसे इंटैक्ट होगा, हमारे आज के एक दिन का नहीं, उनका पूरा लाइफ। आज जो युवा मुझे लगता है कि 25, 30, 35 साल के हैं, आज उनकी जो एनर्जी है उसका हमने अगर उपयोग नहीं लिया तो कुछ दिनों बाद वो उनका एज ज़्यादा हो जाएगा तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। उनके बच्चे, उनकी शादियाँ, ये सब इसके ऊपर डिपेंड है कि उनकी कितना जॉब मिलता है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 10 सालों में इन्होंने वादा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ जॉब देंगे, लेकिन 2 करोड़ तो पूरे इतने 10 सालों में मिलके भी नहीं हुए। सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। मैं से अभी आईडीबीआई बैंक के बारे में भी सर बात करूँगा। अच्छा, जिसका निजीकरण करने का जो केंद्र सरकार ने सोचा है उसके बारे में बात करूँगा मैं। आप महासचिव हो आईडीबीआई बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के। वानखेड़े साहब, ये बताइए कि अगर आईडीबीआई बैंक का निजीकरण होता है तो फायदा किसको है? ये तो 110% मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन होता है तो ये यहाँ की कॉमन जनता के, यहाँ के काश्तकारों के लिए, यहाँ के छोटे मोटे उद्योग धंधे वालों के लिए अत्यंत दुखद होगा। और इसके अंदर जो लोग इसको खरीदने वाले हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। ये मैं कहना चाहूँगा कि ये क्यों खरीदना चाहते हैं आईडीबीआई को। अगर सपोज करो आईडीबीआई लॉस में है तो फिर प्राइवेट वाले क्यों खरीद रहे हैं? और लॉस में है क्या आईडीबीआई? वो अगर ये सोचते हैं कि लॉस में है तो फिर प्राइवेट वाला क्यों खरीद रहा है? अगर ये प्रॉफिट में है तो फिर गवर्नमेंट क्यों बेच रहा है? दोनों बातें हैं। अगर ये लॉस में होती तो वो लॉस वाला क्यों प्राइवेट वाला खरीदेगा? इस देश के अंदर हर एक व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि आईडीबीआई बैंक के अंदर की जो प्रॉपर्टी है, हमारी 50 एकड़ लैंड हमारी हैदराबाद में है, 3600 एकड़ लैंड हमारी दिल्ली में है, जो कि ऐसे इलाके में है जिसका करोड़ों का प्रॉफिट है, तो करोड़ों का रेट है। अगर ये लेने वाला, आईडीबीआई को लेने वाला उस प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र रखा हुआ है कि इस बैंक को अगर मैं 2500 या 40,000 करोड़ में खरीद दूंगा तो प्रॉपर्टी बेच के ही मेरा पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा और इसका ऑनरशिप मुझे आएगी। तो इसके अंदर पैसा है, इसीलिए वो लोग आना चाहते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा लोनारे जी, कि यही सेम गवर्नमेंट है जो कहती है कि देशभक्त और देशवासी और यहाँ के जो विद इन द इंडियंस लोगों को ही बेचना चाहिए, क्योंकि उनको क्या कहते हैं उसको, फॉरेन वालों को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इसको खरीदने के लिए जो आने वाले हैं, एक एनबीडी जो अरब एमिरेट से है, एक फेयरफैक्स जो कनाडा से है, और एक महिंद्रा कोटक है जो कि यहाँ की प्राइवेट है। तो ये क्या मतलब, मुंह में राम बगल में छुरी, कहते हैं कि देश के अंदर का ही आदमी का विकास होना चाहिए। ये तो फॉरेन को बेचने की तैयारी चल रही है। कर्मचारियों को क्या नुकसान होगा? कर्मचारियों को देखिए सर, हम तो इस मुद्दे पर हमारी राय क्लियर है। जो लॉस देश की जनता को होगा वो हमारे लिए सबसे बड़ा है, जो लॉस कॉमन वंचित लोगों के लिए होगा वो लॉस हमारे लिए सबसे बड़ा है। लेकिन डेफिनेटली कर्मचारियों के लिए भी लॉस होगा। कर्मचारियों में मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बैंक के अंदर 2800 एम्प्लॉयज़ SC/ST कैटेगरी से आते हैं। क्या प्राइवेट वाला लेने के बाद उनको जॉब पे रखेगा? इस बैंक के अंदर 485 विजुअली इम्पेयर्ड, हैंडीकैप, जिनके अंदर दिखाई नहीं देता, 485 लोग हैं। क्या वो प्राइवेट आकर लेने वाला उस लोगों को रखेगा बैंक में? इस बैंक के अंदर तकरीबन 785 हमारी महिला भगिनी है। आपको पता है प्राइवेट होने के बाद आने का टाइम है, जाने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए उनका कितना लॉस होगा। और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस देश के अंदर जिन लोगों ने IPPS का एग्ज़ाम देके इस बैंक को ज्वाइन किया है, उन्होंने ये सोच के थोड़ी किया है कि कल हमको प्राइवेट होगा तो कोई भी निकाल देगा। उन्होंने ये सोच के काम किया है, ये सोच के बैंक ज्वाइन किया है कि हम लोगों का यहाँ पर फ्यूचर इंटैक्ट है, हमारे बच्चों का फ्यूचर इंटैक्ट है, हमारी सर्विस कंडीशन सही है। ऐसा नहीं कि कल
प्राइवेट वाला आके उसको बोले कि भाई आइए आज से तेरी ड्यूटी खत्म है। वो सिक्योर लाइफ है, इसलिए लोग आईडीबीआई में आए हैं। तो वो सिक्योर लाइफ उन एम्प्लॉयज का भी लॉस होगा। आईडीबीआई ने कितने लोगों को फायदा दिया देश के? आपको मैं बताना चाहूंगा, आज देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, जितने भी, इंक्लूडिंग अंबानी, इंक्लूडिंग अडानी, इन लोगों को आईडीबीआई बैंक ने ही स्टार्टिंग में लोन दिया। टाटा हो, ने मध्यम वर्गीय को क्या फायदा हुआ आईडीबीआई बैंक से? मध्यम वर्गीयों को आप अगर किसान वगैरह जो है, हाँ, अगर आप देखेंगे तो हमारे देश के अंदर जो किसानों के लिए जितनी भी हमारी योजनाएं हैं भारत सरकार चलाती है, वो सभी के अंदर हम लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। जितने भी मुद्रा लोन है उसके अंदर हम लोगों ने हिस्सा लिया है। जितने भी छोटे मोटे लोन दिए जाते हैं नाबार्ड के द्वारा, तो वो भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए यहाँ के जितने भी, मुझे लगता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर जितने भी कॉमन लोगों को और गरीब वंचित लोगों को लाभ दिए जाते हैं, वो सभी लाभ आईडीबीआई बैंक भी देती है। लेकिन ये प्राइवेट होने के बाद ये सब लाभ अब बंद हो जाएंगे, वो गरीबों को नहीं मिलेंगे। और इसीलिए हमारा कहना है, यानी किसानों का भी नुकसान होगा। किसानों का भी नुकसान होगा, किसानों का नुकसान होगा। हमारे जो एजुकेशन लोन हम बच्चों को देते हैं, वो एजुकेशन लोन नहीं दे सकेंगे। जो छोटे मोटे हमारे उद्योगपति है, उनका लोन हम दे नहीं पाएंगे। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो कॉमन आदमी का लॉस है। अभी चलो मान के चलते हैं कि अभी आईडीबीआई बैंक ये निजीकरण की ओर नहीं जाना चाहिए। आप एक महासचिव हो आईडीबीआई बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन के, अगला कदम क्या है आपका? लोनारा साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले ही बजट सेशन से पहले वाले सेशन में हमने पार्लियामेंट में जाके तकरीबन 26 एमपीओज को हमारा मेमोरेंडम दिया, उनको कन्विंस किया अक्रॉस दी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं कि हमको बीजेपी से कोई झगड़ा है या बीजेपी का हम विरोधी है। हम तो उनके तत्वों को बीजेपी के सामने, बीजेपी के खासदारों को भी दिया है। आज हमारे फाइनेंस कमेटी, जो पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी है, उनके चेयरमैन है, उनके पास हम गए, उनको बताया कि ये बैंक अगर प्राइवेट होती है तो क्या नुकसान होने वाला है कॉमन लोगों का। उन्होंने तो हमें ये आश्वासन दिया था कि भाई आप लोगों का, एम्प्लॉय का सर्विस कंडीशन, वेजेस हम बचा के रखेंगे। हमने ये उनको बताया कि सर, हम चाहते हैं कि आईडीबीआई बैंक का जो अदर पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर है उसको बचना चाहिए। हमारी तो सर्विस कंडीशन आप देंगे, लेकिन इसका देश के लिए क्या फ़ायदा होगा? तो हमारा एम्प्लॉय होने के नाते हमने देश के लिए पहले रखा है। हाँ, डेफिनेटली हमारी भी कुछ डिमांडें हैं। हम लोगों की यही डिमांड है कि सपोज करो कि ये प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट बिल्कुल ही किसी भी हालत में करना ही चाहती है, तो हम ये चाहेंगे कि आईडीबीआई बैंक के अंदर एज ऑन टुडे तकरीबन 20,000 एम्प्लॉय है, जो कि बड़े बड़े एग्ज़ाम देके क्रैक होके यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी अगर औसतन आय देखेंगे आप तो 34-35 साल है। उनका 25 साल का कैरियर बर्बाद ना करे, उनको उनके एज के 60 साल तक सर्विस कंडीशन जो अभी फ़िलहाल है वो कंटिन्यू होना चाहिए। पेंशन स्कीम जिनको लागू है, उनको उनके अंतिम सांस तक जो पेंशन उनको लागू है वो उनको विथ डीए मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अलग से पेंशन फंड है, तो वो उनको कंटिन्यूशन में मिलना चाहिए। उसके साथ साथ हमारा वेजेस जो आज एज ऑन टुडे हमको आईबीए के लेवल पे मिल रहा है, एआईबीए के लेवल पे मिल रहा है, वो भी हमको कंटिन्यूशन में मिलना चाहिए। तो ये हमारी जो डिमांड है, ये कुछ नाजायज़ डिमांड नहीं, ये लेजिटिमेट डिमांड है। हम तो ये कहेंगे कि जिस दिन इस बैंक को कोई खरीदेगा, सपोज करो गवर्नमेंट नहीं मानती, क्योंकि सुदैव से या दुर्दैव से कहो कि इस देश ने इन सरकार को एक पांचवी बहुमत दिया है। मैं तो पांचवी बहुमत इसलिए कहूँगा क्योंकि जो कॉमन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं, तो वो पांचवी हुआ, तो इनको बहुमत मिला है। वो बहुमत के बलबूते अगर वो करना ही चाहती है तो इनको ऐसा करना चाहिए कि जिस दिन इस बैंक को कोई खरीदेगा, तो उस तारीख से जो एम्प्लॉय इस बैंक के अंदर आएंगे उनके लिए अलग से सर्विस कंडीशन रख सकते हैं वो। लेकिन जो उसके पहले लोग हैं, उन लोगों को चाहे रिजर्वेशन हो, रिजर्व कैटेगरी को, चाहे हैंडीकैप को जॉब हो,
चाहे महिलाओं को जॉब हो, इन लोगों को जो सर्विस कंडीशन, चाहे जनरल से भी जो आए होंगे वो भी क्रैक करके आए हुए, उनको भी सर्विस कंडीशन सेम रख के उनके 60 साल तक यही सर्विस कंडीशन मिलना चाहिए। और जिस दिन से खरीदेंगे उसके बाद जो लोग आएंगे उनको नई सर्विस कंडीशन लगा सकते हैं। उसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपको, इस बैंक के अंदर तकरीबन 15,000 लोग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। आपको सुनकर ताज्जुब लगेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले लोग हमारे निचले तबके के ही है, जो वंचित वर्ग के ही हैं, जो सफाई करते हैं, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, जो बीओए का काम करते हैं। हम तो चाहेंगे कि ये प्राइवेट हो रही है तो उनको आप ऑन रोल लो, क्योंकि वो भी एक बड़ा जो 15-20 सालों से अपनी सेवा दे रहे हैं आईडीबीआई बैंक को, तो उनको ऐसे मक्खी दूध में से निकाले फेंकी ऐसा नहीं फेंकना चाहिए। तो उनको भी ऑन रोल लेके उसके बाद जो लोग आएंगे उनको आप लोग नई सर्विस कंडीशन दे सकते हैं। निश्चित ही वानखेड़े साहब, आपने बहुत अच्छा, ये गंभीर मामला है कि आईडीबीआई बैंक जहाँ पे यानी 25 से 30 हजार कर्मचारी जो है वो काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ यानी प्राइवेट भी यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी काम कर रहे हैं। यस सर। तो आपने जो बताया है कि निजीकरण नहीं करना चाहिए, मेरा एक आखिरी सवाल है, अगर केंद्र सरकार अगर आईडीबीआई बैंक को अगर उसका निजीकरण करती है तो आप एक महासचिव के नाते यानी आईडीबीआई एम्प्लॉयज महासचिव के नाते आप क्या कदम उठाओगे, ये मेरा आखिरी सवाल है। अच्छा, लोनार साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक्चुअली में हम लोगों ने ऑलरेडी कदम उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे। क्या कदम उठाए? हमने यूएफबीयू जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, सभी बैंकिंग में एक यूनाइटेड फोरम है, उसके अंदर हमने जाके ये मुद्दा रखा। हमारे एआईबीए के महासचिव सीएच वेंकटचलम जी ने यूएफबीयू में ये कहा कि अगर आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन होता है तो वो पूरे बैंकिंग के लिए धोखा है। आज इन्होंने आईडीबीआई को किया, कल और को भी कर सकेंगे। इसीलिए हमारे जो महाराष्ट्र यूनिट के एमएसबीएफ के जनरल सेक्रेटरी है कॉमरेड देवीदास तुलजापुरकर जी, इनके अंडर में हम लोग तो बाकी एमपीज को मिल ही रहे हैं, और सुप्रिया सुले मैडम ने पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा भी रेज किया है। आने वाले दिनों में हम लोग एक कॉलिंग अटेंशन, जिसके अंदर की तकरीबन 25 से लेके 30 एमपीज का एक साइन किया हुआ कॉलिंग अटेंशन होगा, तो वो कॉलिंग अटेंशन हम उठाने वाले हैं। और मैं जो आपको कह रहा था यूएफबीयू की बातें, तो यूएफबीयू ने हमारे रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए, हमारे प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए 24 और 25 फरवरी को 2 दिन का नेशन वाइड स्ट्राइक दिया हुआ है। और ये अगर निजीकरण अगर होता है तो आरक्षण पे भी उसका, आरक्षण के ऊपर भी उसका एक विपरीत परिणाम हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने क्वेरीज ऑन यूआई जो डॉक्यूमेंट है दीपम का, दीपम एक डिपार्टमेंट है इस गवर्नमेंट का, जिसके अंदर डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट ऐसा नाम दिया है, लेकिन सही में देखा जाए तो वो बेचू डिपार्टमेंट है। इस देश की जो प्रॉपर्टी है वो बेचने का काम वो करती है, दीपम नाम का। तो दीपम ने जो एक यूआई दी थी, उस यूआई के अंदर उन्होंने क्लियर कट लिखा है, मुझे लगता है पैरा नंबर 17 या 18 है वो, उसके अंदर एक क्वेश्चन रेज किया गया था हम लोगों की तरफ से कि यहाँ पर के रिजर्व कैटेगरी के लोगों का क्या होगा। तो उन्होंने उसके अंदर क्लियर कट लिखा है कि जैसे कि बाकी प्राइवेट बैंकों में रिजर्वेशन नहीं है, इसी तरह से आईडीबीआई भी प्राइवेट होने के बाद रिजर्वेशन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये जो देश को चलाते हैं उन लोगों ने सोचना चाहिए कि हम कितना भी प्रोग्रेस करें, लेकिन वंचित लोग जिनको रिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर उनकी एक एक पीढ़ी ऐसी है जो अभी एजुकेशन के ले रही है, बेरोजगार हो जाएंगे और उनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आईडीबीआई का प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। आपको अगर कुछ और ही प्राइवेट करना है तो बाकी और भी बैंक, जितनी आजकल आपने देखा होगा बंधन बैंक, संधन बैंक, ये सब बैंक ऐसी है, और बैंक निकालो। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि डीएफआई का इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस गवर्नमेंट ने पिछले बजट के दौरान एक डीएफआई खोलने का कोशिश किया,
और उस डीएफआई को एक साल में देखा उन्होंने कि डीएफआई खोल के कुछ फायदा नहीं है, मतलब कुछ आगे नहीं आ रहा, तो उन्होंने उस डीएफआई को दोबारा क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब डीएफआई की जरूरत है। बराबर। एक डीएफआई बंद करके आप दूसरी डीएफआई खोलने से अच्छा है कि हमारे डीएफआई को ही आप काम दीजिए, हमारे पास तो इतना एक्सपीरियंस है, तो हम उसको और भी इस देश के अंदर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट लाएंगे। लेकिन इस आपके ब्रॉडकास्ट के माध्यम से मैं सरकार से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी भी इस देश के अंदर इतनी जनता है जहाँ तक अभी बैंकिंग नहीं पहुँचा हुआ है। इस देश के अंदर इतने बेरोजगार युवा लोग हैं कि आप अगर कदम कदम पे देखेंगे तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डबल ग्रेजुएट मिलेंगे, उनको रोजगार की जरूरत है। अगर इस देश के अंदर इतना डेवलपमेंट करना बाकी है कि आपको बहुत से डेवलपमेंट बैंकिंग की जरूरत अभी भी पड़ेगी। तो मैं इस आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आईडीबीआई को प्राइवेट ना करे, किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट ना करे, क्योंकि प्राइवेट का मतलब है यहाँ के गोर गरीब वंचित लोगों के अवसर को दबा देना। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात जो आईडीबीआई एम्प्लॉयज एसोसिएशन के जो महासचिव है रत्नाकर वानखेड़े जी, उन्होंने कही है कि आईडीबीआई बैंक ही नहीं, कोई भी बैंक रहे, उसका निजीकरण नहीं करना चाहिए। अगर निजीकरण अगर करते हैं तो जो वंचित समाज के जो लोग हैं उस पे, जो युवा है उन पे विपरीत परिणाम हो सकता है। इसीलिए उनकी मांग है कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण न करे। सिर्फ और सिर्फ मैं और एक बात कहना चाहूँगा कि जो आरक्षण जो है, जो बैंकों में जो आरक्षण होता है SC ST OBC NT वेजिटेरियन, यह आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। इसलिए केंद्र सरकार ने जो है ये जो आईडीबीआई बैंक के समान और भी कोई बैंक है उसका निजीकरण ना करे, जिसके कारण अगर निजीकरण किए तो जो हमारे युवा है, जो गरीब मध्यम वर्गीय जो युवा है, उनका नुकसान होगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा। और काफ़ी कर्मचारी जो अभी आईडीबीआई बैंक में काम करते हैं उनका भी नुकसान होगा। तो केंद्र सरकार से हमारी और मोदी सरकार से हमारी विनंती है, हम इन ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से हम विनंती करते हैं मोदी सरकार से कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण ना करे और कोई भी बैंक का निजीकरण ना करे। खास करके जो भी सरकारी संस्था है उसका निजीकरण ना करे, जिसके कारण अगर निजीकरण अगर होता है तो उसका सरासर जो नुकसान जो है वो मध्यम वर्गीय युवाओं पे होगा, जो बेरोजगार युवा है, जो गरीब वर्ग के युवा है उन पे होगा। रत्नाकर वानखेड़े साहब, आप मुंबई से हमारे स्टूडियो में नागपुर में आए हैं। कल एक आपका प्रोग्राम भी है, किस विषय को लेके? लोनानी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि न अपने महाराष्ट्र और इस देश के कोने कोने से कल यहाँ पर अपने नागपुर में हम एक प्रोग्राम लेने जा रहे हैं, जिसके अंदर के आईडीबीआई प्राइवेट नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम सोचेंगे। और उसके साथ साथ आईडीबीआई के प्राइवेटाइजेशन से क्या आगे इफेक्ट होगा, हम लोगों को ये लड़ाई कैसी लड़नी पड़ेगी, हम अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारी फैमिली भी, विद आवर फैमिली हम लोग रास्ते पे उतरेंगे और आईडीबीआई को बचाएंगे। इसके लिए कल हमारा एक प्रोग्राम है। उसके साथ साथ हम लोग हमारे यहाँ पर आरबीआई जो है वहाँ पर एक धरना देंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे और एक एजिटेशन भी दोपहर को हम करने वाले हैं। इसलिए ये जितने महाराष्ट्र और देश के कोने कोने से कल जो लोग आए हैं उनका नागपुर में ही है ना? ये नागपुर में कार्यक्रम है, कहाँ पे? लक्ष्मी नगर में कार्यक्रम है हमारा। तो वहाँ पर हम लोग पूरा प्लान करेंगे कि आईडीबीआई को कैसे ये प्राइवेट होने से बचाया जाए। निश्चित ही मैं बताना चाहूँगा कि आईडीबीआई बैंक को बचाने के लिए कल एक यानी एक कार्यक्रम भी है और उस कार्यक्रम में एक तय किया जाएगा कि आईडीबीआई का निजीकरण ना हो, इसलिए एक आंदोलन भी छेड़ा जाएगा। इस विषय पे भी कल इस चर्चा की जाएगी। तो मेरी केंद्र सरकार और मोदी सरकार से एक ही
मांग है, यानी मेरी नहीं, इन आईडीबीआई बैंक के जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन है उनकी एक ही मांग है कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण ना करे। अगर निजीकरण आईडीबीआई बैंक का अगर होता है तो क्या नुकसान हो सकता है, ये आईडीबीआई एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो महासचिव रत्नाकर वानखेड़े जी है उन्होंने कहा है। तो हमारा जो वीडियो जो है अगर केंद्र सरकार तक के अगर पहुंचता है तो एक आप जो रत्नाकर वानखेड़े जी ने जो कहा है कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण ना करे तो उस पे विचार करने की जरूरत आज केंद्र सरकार को है और केंद्र सरकार ने इस पे विचार करना चाहिए और ये जो एम्प्लॉय है उनकी मांगों के तरफ गंभीरता से देखना चाहिए। आप देखते रहिए WH न्यूज़ IBM TV9। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।